नमस्कार। एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता की बदलती अवधारणा। प्राचीन काल में ये देखा गया है कि जहाँ तक नागरिकता की बात की जाती है, नागरिकता एक विशेष विशेष लोगों को ही प्राप्त होती थी। खास तौर से ये प्रिविलेज पर्सन के पास थी। और प्राचीन समाजों में, खासकर यूनान में देखते हैं तो वहाँ पे जो महिलाएं थी वो नागरिक नहीं मानी जाती थी। वहाँ जो बच्चे थे वो भी नागरिक नहीं माने जाते थे। जो स्लेव थे, जो यूनानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी, उनको भी हम नागरिकता की अवधारणा में शामिल नहीं करते थे। किसी भी राज्य में जाने वाले विदेशियों को भी हम नागरिक नहीं मानते थे, और ख़ास तौर से एक वृद्ध जनों को भी हम नागरिकता में नहीं शामिल करते थे। तो इस रूप में अगर हम देखें तो प्राचीन समाजों में जो नागरिकता की अवधारणा थी, खास तौर से कुछ विशेष लोगों के पास थी, जो प्रिविलेज पर्सन थे उनके पास थी। और कुल मिला के अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10% लोग ही किसी राष्ट्र के नागरिक माने जाते थे। और ये वो लोग होते थे जो जो एजुकेशन से लेकर हर चीज़ों का विशेषाधिकार जिनके पास होता था। ख़ास तौर से यही लोग राजनीति को इन्फ्लुएंस करते थे, राजनीति में भाग लेते थे। जितने भी सार्वजनिक कार्य थे इन्हीं लोगों के द्वारा संपादित किए जाते थे। ख़ास तौर से जो न्यायिक कार्य है या विधायी कार्य, सारे कार्य इन्हीं लोगों द्वारा संपादित किए जाते थे। खासतौर अगर इनको और डिटेल देखा जाए तो इन्हीं लोगों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि समाज के बाकी तबके के लिए भी ये पॉलिसी मेकिंग कर सकें। और इनको विशेषाधिकार इसलिए भी प्रोवाइड किया गया कि ये अपने दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकते थे जब इनको लेज़र प्राप्त हो या अवकाश प्राप्त हो। और इसलिए इन लोगों को लेज़र देने के लिए ही वहाँ दास की व्यवस्था थी, ताकि अगर दास जितने ज़्यादा घरेलू कार्य करेंगे तो इनको उन कामों से फ्री अवकाश मिलेगा और ये राज्य से संबंधित सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि जैसे जैसे राज्य की अवधारणा बढ़ती गई, खासतौर से रोमन एम्पायर जब खड़ा होता है, तो रोमन एम्पायर में प्रारंभ में तो नागरिकता फिर भी कुछ विशेष लोगों के पास थी, खासतौर जो रोमन के लोग थे। लेकिन जब रोमन ने एक विश्व एम्पायर खड़ा किया, उसके बाद नागरिकता की जो अवधारणा है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो प्राचीन समय में हम जहाँ देखते हैं कि जो नागरिक थे वो कानून के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। और रोम के खास से अब आधुनिक काल में देखते हैं तो नागरिकों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। ये रोम के एम्पायर के पतन के बाद जहाँ तक देखते हैं कि पूरे के पूरे मिडल एज में कहीं भी नागरिकता की चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये वो दौर था जब पूरी की पूरी एक तरह से आध्यात्मिक सत्ता की बात हो रही थी और इस व्यक्ति और ईश्वर के संबंधों की बात होने लगी थी। तो पूरा का पूरा मिडल एज जहाँ तक हम देखते हैं वहाँ नागरिकता की किसी भी रूप में अवधारणा की चर्चा नहीं मिलती है। और फिर अगर नागरिकता की आज के टाइम में बात करते हैं तो आधुनिक काल में मैकियावेली से शुरू होती है कि, और फिर जब राष्ट्र राज्य का उदय होता है फिर हम जो नागरिकता की चर्चा शुरू करते हैं कि अब जो है नागरिकता खास तौर से अधिकारों से सुशोभित होने लगी। अब पहले की तरह जो प्रिविलेज पर्सन थे उस पर डर आरोपित होकर नागरिकता अब कुछ अधिकारों को लेके होने लगी। ख़ास तौर से अब हम कहीं के भी अगर नागरिक होते हैं तो हमें बहुत सारे राइट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और जिससे हमारे अधिकारों की रक्षा हो सके। तो आज प्राचीन समय में और आज के टाइम में हम देखते हैं कि नागरिकता की अवधारणा में बहुत ही ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। और अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि अब तो वैश्विक नागरिकता की भी बात होने लगी है कि एक आप राष्ट्र के नागरिक हो सकते हैं एक राज्य के, लेकिन बाकी दुनिया भी आपकी नागरिकता का सम्मान करती है और कहीं भी आप अपने जाके कार्यों का संपादन कर सकते हैं। यही एक वजह है कि हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो अपनी डिग्निटी को लेके या अपने धर्म को लेके या अपने रिलीजन को लेके हमें बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं। कहीं भी हम जाके बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो नागरिक अधिकार हैं अब जाके उनको एक वैश्विक मान्यता प्रोवाइड कर गई। पहले की तरह नहीं रहा कि जहाँ एक नागरिकता एक राष्ट्र की अवधारणा थी और राज्य के बाहर जाने पे वो अधिकार आपके बिल्कुल एक तरह से समाहित कर दिए जाते थे, बिल्कुल एक तरह सीमित कर दिए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो नागरिकता की जो अवधारणा है वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। खास उससे अगर ग्लोबलाइजेशन के दौर में नागरिक अधिकारों की ज़्यादा बात होने लगी है। अब दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में अगर नागरिक अधिकारों का हनन होता है तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई जाती है कि आप, ये संभव ही नहीं है कि आप कोई भी राष्ट्र अब ये कह के अपने नागरिकों का दमन कर सके कि ये उसका आंतरिक मामला है।
क्योंकि अब जो नई अवधारणा आई है, हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ पे मानव अधिकारों की बात की जाती है, विश्व ओपिनियन की बात की जाती है। तो इस दौर में हम कहीं भी अपने ही नागरिकों के खिलाफ कोई भी राष्ट्र नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रों का अब दायरा जो है बहुत सीमित कर दिया गया है। खासकर उनकी जो सॉवरेंटी की बात होती है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता जो है वो बहुत सारे इशू को लेके सीमित हुई है। अब राष्ट्र पहले की तरह अपने संप्रभु अधिकारों का दावा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो अधिकार है विश्व जनमत के थ्रू या अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कहीं कहीं सीमित होते जा रहे हैं, जिसके थ्रू लोगों के अधिकार कहीं कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये रही हमारी वैश्विक नागरिकता से संबंधित अवधारणा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। नमस्कार।